मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने 8 अध्याय को पढ़ा। आज ये हमारा 9वां अध्याय है जिसका नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को आइए देखते हैं क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, कैसे है, इनमें कौन कौन से मूल कर्तव्य है, किस संविधान के किस भाग में दिया गया है, किसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है, किस देश से इसको लिया गया है। इन सारी चीजों को हम आज विधिवत देखेंगे। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A एवं अनुच्छेद 51A में वर्णित मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है। भारतीय संविधान ये से लिख दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A एवं अनुच्छेद 51 में वर्णित मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, जिसका आशय है कि विदेशी व्यक्तियों के लिए मूल कर्तव्य लागू नहीं होगा। 51A। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी के अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो अन्य को स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तथा प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य अंतर्निहित होता है। महात्मा गांधी कहते थे कि जो अधिकार होता है उसमें हमारा कर्तव्य भी निहित होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें भारत की व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार है, मुझे कानून बनाने का अधिकार है, जैसे हमारी भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो अधिकार तो है, लेकिन उसमें उनका कर्तव्य भी निहित है कि हम ऐसा अधिकार बनाएंगे जो लोकहित में हो, लोक कल्याण के लिए हो। ऐसा ना हो कि राजतंत्रात्मक प्रणाली में जिस प्रकार का कानून बनाया जाता था वैसा हो। तो वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो अन्य को स्वाभाविक रूप में अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तथा प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य अंतर्निहित होता है और अभिव्यक्ति के अधिकार में यह अंतर्निहित है कि हम दूसरे की अभिव्यक्ति का सम्मान करें। उसके बाद मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख न होने के पीछे क्या क्या तर्क था? भाई, मूल संविधान जब कर्तव्य इतना अच्छा है तो इसमें हम मूल कर्तव्य को अपने मूल संविधान में क्यों नहीं जगह दे पाए? इसके पीछे का क्या तर्क है? तो मूल संविधान में संविधान निर्माताओं का यह तर्क था, यह मत था कि अधिकार निरपेक्ष नहीं होते, बल्कि प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य निहित होते हैं। अधिकार निरपेक्ष नहीं होते, बल्कि हर अधिकार में कर्तव्य निहित होते हैं, अंतर्निहित होते हैं। इसलिए मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में नहीं रखा गया। मूल कर्तव्य व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य है, जबकि लोकतांत्रिक देश में राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य है, जबकि लोकतांत्रिक देश में राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होता है। बात समझिए, लोकतांत्रिक देश में क्या होता है? राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होता है, न कि व्यक्ति का राज्य के प्रति कर्तव्य होता है। इसलिए संविधान निर्माताओं में कुछ लोगों का यह तर्क था कि यही कारण था कि मूल संविधान में हमने मूल कर्तव्य वाला अध्याय को नहीं जोड़ा था। 1976 में ये बार बार पूछा जाता है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में 86वें संविधान में एक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब हमारे पास पूरे मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। ध्यान से देखिए, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किस अध्याय में? भाग 4A। ध्यान दीजिएगा, भाग 4A आर्टिकल 51A। 61 नहीं, 51A में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने के सुझाव दिए थे। अब ये भी 3 इसमें प्रश्न है कि वर्तमान में, देखिए इसमें 3 क्या प्रश्न है, नया ट्रेंड चल रहा है पूछने का। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश आई थी 8 इन्होंने जोड़ने का वो किया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 प्रश्न इसमें जोड़ दिए गए। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य 8 जोड़े जाने का प्रावधान किया, इन्होंने सिफारिश की।
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मूल कर्तव्य जो हो गए, 10 हो गए। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अब मूल कर्तव्य 1 बढ़ा के 11 हो गए। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। ये बहुत बार पूछा गया है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। अब 86वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, आगे देखते हैं। अब मूल कर्तव्यों की सूची क्या है। मूल कर्तव्य जो व्यक्तियों का कर्तव्य है, व्यक्ति मतलब भारत में रहने वाले लोगों का कर्तव्य है या विदेशियों का कर्तव्य नहीं है। आज जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो वो कप से में चाय पी लेगा या प्लेट में कुछ खाना दिया जाएगा तो खा लेगा, तो उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको नियत स्थान पे रखते। यह जिम्मेदारी किसकी है, उस घर के उस परिवारी जन की जिम्मेदारी है कि उसको नियत स्थान पे रख दिया जाए। वैसे ही अगर हमारे देश में कोई विदेशी आता है, व्यक्ति आता है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह मूल कर्तव्यों का पालन करे, या उससे यह उम्मीद नहीं की जाती है। यह जो मूल कर्तव्य है वह 51 में, अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। नागरिक से तात्पर्य भारत में जो लोग जन्म लिए हैं उनसे है। अब देखिए, अब मूल कर्तव्यों की सूची में क्या है, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अभी कोई युद्ध छिड़ जाए तो अगर हमारा देश हमें पुकार रहा है तो हमें उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा, अपने प्राणों की चिंता किए बगैर। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग अधिकार के भेदभाव से परे है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब क्षेत्र विशेष, भाषा, लिंग, धर्म, इन सब से परे हो। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में है। और हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध में है। हमारी सामाजिक परंपरा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे मतलब आप जा रहे हैं, कोई चोटिल हो गया है, कोई बीमार है, तो उसके प्रति दया भाव रखते हुए हमें उसके जहां उसकी व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था हो, उसके इलाज की अस्पताल पहुंचा दे, घर जाना चाहे घर पहुंचा दे, कोई प्यासा हो उसे पानी पिला दे, खाना खिला दे, लेकिन फोटो खिंचवा के डाले नहीं, वह उसके निजता का हनन होगा। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पार्क हैं, उसके बाद जैसे जो शहीद होती है, शहीदों की स्थली होती है, ट्रेन है, ट्रेन का पंखा है, प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट तो खैर प्राइवेट हो गया है। इन जो सार्वजनिक हमारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति पथ पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हम ऐसा काम करें जिससे हमारे राष्ट्र की गरिमा और आगे बढ़े, न कि नीचे गिरे। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया करावें। यह जो हमारा अधिनियम है वह 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अब मूल कर्तव्य की क्या विशेषता है, इसको देखिए। मूल कर्तव्यों में से इसमें से कुछ कैसे हैं, नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों में कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। हाँ, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, रूस से। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि क्या मूल कर्तव्य भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए है, तो जी नहीं, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है।
मूल कर्तव्यों की आलोचना क्या क्या हुई? मूल कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो हमारे मूल कर्तव्य वाले का जो लिस्ट है 11 वर्तमान में है वो अधूरा है, इसलिए इसकी आलोचना की जाए। क्यों भाई? हमारे मूल कर्तव्यों में नहीं कहा गया है कि आप चुनाव में मतदान करिए, कर अदा करिए, परिवार नियोजन जैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको नहीं लिया गया है। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों नैतिक आदेश करार दिया है। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध न भी हो। ये लोग कह रहे हैं कि उन सभी कर्तव्यों को भी मानना है जो संविधान से संबद्ध नहीं हो, इसलिए इसकी आलोचना हुई। मूल कर्तव्यों को भाग 4 क के बजाय भाग 3 में जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। कई लोग कहते हैं कि मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, मतलब इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो कई लोग कहते हैं इसे भाग 3 में रख देना चाहिए। क्यों भाग 4 क में रखा गया है? अगर भाग 3 में रखते तो ये मूल अधिकारों जैसे हो जाते। अब मूल कर्तव्य का महत्व क्या है? महत्व भाई ऐसे एक भी शब्द नहीं लिखा जाता है हमारे संविधान में। मूल कर्तव्य अगर जोड़ा गया है तो उसका जरूर अपना महत्व होगा। उस महत्व को देखते हैं। नागरिकों की लोकतांत्रिक मूल्य कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने मूल अधिकार का प्रयोग करते हैं। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करता है। ये प्रेरणा का स्रोत है, उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परिरक्षण के रूप में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, ये दंडनीय भी हैं। अब उस पर वर्मा समिति की क्या टिप्पणी आई? 1999 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। हमारा जो ये अधिनियम है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, उसके बाद बहुत से आपराधिक कानून जो लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वालों को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। यह मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ मुद्दा मान सकते हैं इसको। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। यह भी मूल कर्तव्य से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए वर्मा समिति की यह टिप्पणी आई है 1999 में जो इस पर आधारित है। मूल कर्तव्यों पर आधारित ये सारे अधिनियम हैं, यह कहने का तात्पर्य है। भारतीय दंड संहिता घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। मतलब राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्व से हमारे मन में कोई कलुषित विचार है तो वह क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। आगे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। यह जितने अधिनियम हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 में क्या प्रावधान किया गया है? यह प्रश्न अगर पूछता है तो कहेंगे कि किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है हमारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने वाले लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। विश्व के लोकतांत्रिक देशों में जापान ही एक ऐसा देश है जिसमें मूल कर्तव्य के अध्याय को शामिल किया गया था। विश्व के जितने लोकतांत्रिक देश है उसमें एक जापान ही एक ऐसा देश था कि जो संविधान बनते समय अपने संविधान में मूल कर्तव्य को स्थान दिया था। मूल कर्तव्य को सोवियत संघ और चीन जैसे समाजवादी देशों के संविधान में लागू किया गया है। रूस और चीन कैसा देश है? समाजवादी देश है। तो हमारे यहाँ जो संविधान में मूल कर्तव्य वाला जो चैप्टर लिया गया किससे मान सकते हैं? तो ये सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से। चीजें हैं जो जाननी बहुत जरूरी है। राष्ट्र
किसे कहते हैं, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। देश मतलब राज्य। राष्ट्र एक भावनात्मक विचार है, सामूहिक एकता की पहचान है। यह नागरिकों के मध्य विद्यमान मनोवैज्ञानिक एकता का भी उदाहरण है। राष्ट्र क्या है, एक भावनात्मक विचार है। जैसे परिवार है तो हम परिवार के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार से अटैच होते हैं, उनके दुख सुख में हम कैसे सहभागिता करते हैं, एक साथ रह के संघर्षों से लड़ते हैं, खुशी मनाते हैं। वैसे ही हमारा राष्ट्र एक परिवार है। हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए जितने लोग हैं वह भारत रूपी परिवार में रहते हैं। वही बात कह रहा है कि राष्ट्र एक भावनात्मक विचार, सामूहिक एकता की पहचान है। यह नागरिकों के मध्य विद्यमान मनोवैज्ञानिक एकता का भी उदाहरण है। राष्ट्र व राष्ट्र का निर्माण। राज्य व राज्य का निर्माण। राज्य से अभिप्राय राज्य की प्रशासनिक शक्ति से है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका एवं सैन्य व्यवस्था को शामिल किया जाता है। राज्य मतलब राजनीतिक व्यवस्था, कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी, सैन्य व्यवस्था होगी, शामिल किया। अतः राज्य का निर्माण आसानी से संभव है। इन सब चीजों को अब बना दीजिए तो राज्य का हमारा निर्माण हो गया। लेकिन राष्ट्र का निर्माण बहुत कठिन है। राष्ट्र का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक की सर्वोच्च निष्ठा राष्ट्र के प्रति तथा धर्म, जाति व भाषा के प्रति निष्ठा द्वितीयक होनी चाहिए। कहीं के रहने वाले हैं भारत में, चाहे कन्याकुमारी के रहने वाले हैं, चाहे बनारस के रहने वाले हैं, चाहे कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारी प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए। और द्वितीय निष्ठा हम अपने बिरादरी, अपने धर्म, अपने लिंग, अपने जाति को लेकर हो सकते हैं। यही हमारा राष्ट्र से अभिप्राय है। मूल कर्तव्यों के भाग में राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल एक स्थान पर देश शब्द का प्रयोग हुआ है। यह भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो इसको नोट में लिख लिया गया है कि क्या मूल कर्तव्य में राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो नहीं, मूल कर्तव्य वाले चैप्टर में राज्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, एक जगह देश शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो रही आज हमारे मूल कर्तव्य वाली कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर व्हाट्सएप करके हर कक्षाओं का, प्रत्येक कक्षाओं का PDF भी मंगा सकते हैं। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फिर हम अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे दिन में 11 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।